हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा नया सत्र आरंभ हो चुका है, सत्र 2024-25। इस सत्र के अंतर्गत आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6 गणित विषय में अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, इसका संपूर्ण हल देखेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम गुणनखंड, गुणज, महत्तम, लघुत्तम निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक हमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प चुनना है और यहाँ पर उसको घेरा करना जो सही विकल्प है। जैसे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसके गुणनखंड हम निकालें और गुणनखंडों का योग करें तो संख्या का दुगना आना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पर आंसर ए सही है हमारा। अब देखिए, इसके गुणनखंड निकालते हैं 6 के। 1 2 का भाग जाता है 3 बार, 3 का भाग 2 बार और 1 स्वयं 6। अब इसके अंकों का योग करें, जो संख्या में गुणनखंडों में प्राप्त हुई उनका अगर हम योग करें तो 6 3 9, 9 2 11 और 1 12। तो यहाँ पर 6 का दुगना होता है 12, इनका योग करने पर कितना प्राप्त हुआ? 12। तो 6 का दुगना 12 है, इसलिए 6 क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, 36 के गुणनखंडों की संख्या है। 36 के गुणनखंड जो हम निकालते हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए, गुणनखंड बताते हैं हम 36 के कौन कौन से। देखिए, 1 2 का भाग जाएगा, सम संख्या है, 3 का भी जाता है, 4 नाम 36, 4 का भी जाएगा, 6 छंगे 36, फिर 9 का जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 12 36, एक 18 का जाएगा और एक स्वयं 36। यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक तीसरे में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। एक को हम ना तो भाज्य कहेंगे और ना ही अभाज्य कहेंगे। दो ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो अभाज्य है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। फिर अगला देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टाफियाँ बांटता है। बताइए, शिक्षक के पास कुल टाफियों की संख्या का इकाई का अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई भी टॉफी शेष ना बचे? तो देखिए, 5 बांटता है, यानी 5 का भाग देना होगा जितनी भी टॉफियाँ है उसमें। तो 5 का भाग पूरा पूरा कब जाता है? या तो इकाई में 0 हो या फिर 5 हो, तभी 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आंसर में हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 0, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। यानी इकाई का अंक यदि 0 होगा तो 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेष में कुछ भी नहीं बचेगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक के नंबर अंकित है। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित है। तो देखिए, 18 के गुणनखंड अगर हम निकालें तो क्या क्या निकलेगा? 1 2 3 6 9 और 18। ये 18 के गुणनखंड है, क्योंकि इन संख्याओं का 18 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज जिस जिस संख्या में उस संख्या का भाग चला जाए वो 7 के गुणज कहलाते हैं, यानी कि 7 की टेबल लिखना है। प्रथम 5 तो 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35। ये प्रथम 5 7 के गुणज हैं, जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा और ये 7 के गुणज कहलाएंगे। तो प्रथम 5 लिखने थे तो 7 14 21 28 35 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां, यहाँ पर दिया हुआ है एक दूध वाला 2 घरों में क्रमशः 1 लीटर और आधा लीटर, यानी कि हम क्या कहेंगे इसको? 1.5 लीटर, एवं 2 लीटर और आधा लीटर को क्या बोलेंगे हम? 2.5 लीटर दूध देता है। 1.5 लीटर और 2.5 लीटर दूध देता है। बताइए, वो बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करे कि दोनों घरों में एक ही मापक बर्तन से दूध माप कर दे सके? तो देखिए, यहाँ पर आधा लीटर है दोनों के साथ में, क्योंकि 1.5 है और 2.5 है, तो हमें
सबसे बड़ा पैमाना क्या लेना होगा बर्तन का, तो वो आधा लीटर लेना होगा, तभी वो उसको पूरा पूरा माप सकेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अथवा 1/2 लीटर यानी कि आधा लीटर का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है यहाँ पर 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। जो 24 के गुणनखंड है उनको लिखना है हमें। तो 24 के गुणनखंडों के गुणनफल, सबसे पहले गुणनफल देखते हैं हम। 1 का गुणा स्वयं 24 से करेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। अब 2 का भाग कितनी बार जाता है 24 में, 12 बार, 12 दूनी 24, तो 12 का 2 में गुणा करने से या 2 का 12 में गुणा करने से हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। 3 का भाग भी जाएगा क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है 2 और 4 6, यानी कि 3 का भाग 24 में 8 बार जाता है, तो 3 का गुणा 8 और 8 का गुणा 3 में करने पर हमें 24 प्राप्त होगा। फिर 4 का जाता है 4 छंगे 24, तो 4 का 6 में गुणा करने से भी हमें 24 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 और एक स्वयं 24। तो इस प्रकार ये 24 के गुणनखंड है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 12, 15 तथा 21 बिस्कुट है। कोई दुकानदार समान संख्या में उतनी प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है, तो उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो इसके लिए हमें कम से कम के लिए दिया हुआ है, तो क्या निकालना होगा LCM, लघुत्तम समापवर्ती हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। 15, 12, 12, 15 और 21 का। तो देखिए हम लासा निकालते हैं किसका, 12, 15 और 21 का। 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे लिखेंगे, 21 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर 2 का देंगे 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 15 में नहीं जाएगा और 21 में नहीं जाएगा। अब हमारे पास विषम संख्या तीनों, तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार, 15 में 5 बार और 21 में 7 बार। अब यहाँ पर 3 का नहीं जाएगा, किसका देंगे 5 का, 5 का 5 में 1 बार चला जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे उसे, 7 एकम 7। तो यहाँ पर 1 1 हो गया हमारा। तो अब इनका गुणा करके देखते हैं, तो लघुत्तम समापवर्ती हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 7 पंजे 35, 35 3 105 हो जाएंगे, और 105 को दुगना करेंगे तो 210, और 210 को दुगना करेंगे तो 420। तो उसे प्रत्येक प्रकार के कितने पैकेट खरीदने होंगे, 420 पैकेट खरीदने होंगे। तो हमारे यहाँ पर 420 राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, किसी हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1125 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर और 375 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। तो यहाँ पर देखिए 1125, 825 और 375 सेंटीमीटर लंबाई है। तो वो सबसे लंबा फीता या सबसे बड़ा अधिकतम जब भी ज्ञात करने का कहा जाए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग सभी में भाग देंगे। 1125 विषम संख्या है, 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कितनी बार गया, तो 3 का भाग 11 में 3 बार, 3 3 9, 2 बच जाएंगे। 22 में 3 7 21, 1 बच जाएगा। 15 में 5 बार, फिर 3 का देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, बचेगा 1, 3 पंजे 15। फिर 5, अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का 125 में 25 बार, फिर 5 का 25 में 5 बार, तो 5 एकम 5। ऐसे 825 के गुणनखंड निकाल लेंगे हम भाग देकर। 3 का भाग 825 में 275 बार जाएगा। 5 का भाग, अब 3 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 5 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 5 का 275 में 55 बार, फिर 5 का 55 में 11 बार, और 11 का 1 बार। 375, तो देखिए यहाँ से हमें 375 प्राप्त हुआ था, तो 3 5 5 5। सभी के गुणनखंड लिख लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। 1125 के ये गुणनखंड प्राप्त हुए थे, 825 के ये है, और 375 के ये प्राप्त हुए हमें। अब देखिए जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में हो वो हमारा मासा कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 तीनों में मिल रहा है, तो हम 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 3 है पर इसमें नहीं है। 1 5 सभी में मिल रहा है, ये वाला 5 सभी में प्राप्त हो रहा है। फिर एक और 5 प्राप्त हो रहा है सभी में। अब यहाँ पर 5 है पर इसमें नहीं है, इसमें 11 है, तीनों इसमें नहीं है, दोनों तीनों में। तो इस प्रकार हमारा जो मासा आएगा वो क्या आएगा, 3 5 5। तो 50 25 25 75 सेंटीमीटर, यानी कि वो लंबा से लंबा फीता में क्या लेना होगा, 75 सेंटीमीटर का।
प्रश्न नंबर 11वां देखिए। 11वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों का उपयोग करता है। 100 रुपये के भुगतान के लिए कौन कौन से नोट देता है? 100 रुपये देने हैं हमें, 5 के नोट है हमारे पास और 10 रुपये के नोट है। तो 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों की संख्या लिखिए। तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं इसको। जैसे हम 10-10 के नोट 9 दे देंगे तो 90 रुपये हो जाएंगे और 2 5 के नोट दे देंगे। तो बहुत से तरीके, इसमें से एक तरीका लिखना है हमें। तो कुल भुगतान हमें 100 रुपये करने हैं। 5 के नोटों की संख्या मान लेते हैं हम कि 10 है और 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएंगे। और 10 के नोटों की संख्या 5 है तो यहाँ पर 10 5 दाम 50 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार कुल रुपये कितने हो जाएंगे? 100 रुपये। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 12वें में दिया हुआ है कि संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 है। 100 तक की संख्या में से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में हमारे पास कुल 25 अभाज्य संख्या है। टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25। उसमें से ऐसे युग्म छांटना है हमें जिनका एक अंक इधर हो, दाएं से बाएं हो और बाएं से दाएं हो, आगे पीछे हो जाए, जैसे 17 और 71। तो ऐसे युग्म छांटना है हमें। तो देखिए यहाँ पर 13 31, एक हो जाएगा 37 73, एक हो जाएगा 79 और 97। ये 3 युग्म है। और बाकी के युग्म जैसे हम बात करें 19 और 91, यहाँ पर 91 भाज्य संख्या है क्योंकि 13 सतह 91, तो ये नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे युग्म हैं जिनमें एक संख्या और एक नहीं है, पर ये 3 युग्म ऐसे हैं, एक 17 और 71 मिलाकर 4 युग्म ऐसे हैं कि जिनके दाएं बाएं पलट दें अंक तब भी वो क्या है? अभाज्य संख्या है। प्रश्न 13वां देखिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। यानी कि 12 का भाग देंगे तब भी 7 बचेगा, 18 का भाग दे तब भी 7 बचे और 30 का भाग दे तब भी 7 बचे। तो सबसे पहले हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 12 का भी भाग जाता हो पूरा पूरा, 18 का भी जाता हो और 30 का भी जाता हो। तो ऐसा सबसे छोटा गुणज याद करने के लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। तो 12, 18, 30 का हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 2 का भाग 12 में 6 बार, 18 में 9 बार, 30 में 15 बार। फिर 2 का देंगे 6 में 3 बार, 9 में नहीं जाएगा पूरा पूरा भाग, तो ऐसे ही लिख देंगे विषम संख्या है। 15 भी विषम संख्या है। अब 3 का देंगे 3 में 1 बार, 9 में 3 बार और 3 पंजे 15। फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे? 5 का ले लेंगे। इनका गुणा करेंगे आपस में, से लघुत्तम समापवर्ती हमारा निकलेगा 5 3 15, 15 3 45, 45 दूने 90 और 90 दूने 180। तो वह संख्या 180 है जिसमें 12 कब भाग चला जाएगा, 18 कब चला जाएगा और 30 कब चला जाएगा। लेकिन 7 शेष बचना चाहिए, तो इसलिए हम इस संख्या में क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे। तब कितना हो जाएगा हमारा आंसर प्राप्त? 187। अब अगर 187 में हम 12, 18, 30 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा? 7। प्रश्न 14 देखिए। दैनिक जीवन से संबंधित लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक का एक एक उदाहरण दीजिए, इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, लघुत्तम समापवर्ती का प्रयोग समय दूरी मापने में किया जाता है। जब भी हम समय दूरी मापन में प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? लासा का। और महत्तम समापवर्तक का प्रयोग धारिता मापने में किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इनमें अंतर बताना है तो न्यूनतम, जब भी न्यूनतम अगर हमें ज्ञात करना हो कि वो न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? लघुत्तम समापवर्ती का। और जब भी अधिकतम की बात होगी कि वो लंबा से लंबा फीता ज्ञात कीजिए, वो अधिक से अधिक बड़ा पात्र ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम महत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। किन्हीं 3 संख्याओं के लिए लघुत्तम समापवर्ती से संबंधित प्रश्न बनाइए जिसके लघुत्तम समापवर्ती में से तीनों संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जैसे अभी हमने प्रश्न नंबर 13 किया था, वैसे प्रश्न है हमारे। यहाँ पर हम मान के कोई सी भी संख्या मान लेंगे, उसका फिर एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे हिसाब से हमें माननी है संख्या कोई सी भी। तो माना कि यहाँ पर संख्या 16, 20, 24 है, तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं। और फिर ऐसी संख्या ढूंढेंगे हम कि इनका भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। पहले वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 16 का भाग चला जाए, 20 का भी चला जाए और 24 का भी चला जाए। तो यहाँ पर देखिए, एलसीएम निकाला हमने 16, 20, 24 का। तो 2 का भाग 16 में 8 बार, 20 में 10 बार, 24 में 12 बार। फिर 2 का भाग
8 में 4 बार, 10 में 5 बार और 12 में 6 बार। फिर 2 का 4 में 2 बार, 5 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार। फिर 2 का देंगे 1 बार, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। 3 का देंगे 1, 5 के 5, 3 में 1 बार। फिर 5 का देंगे। तो इस प्रकार लघुत्तम समापवर्ती कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 5 3 15, 15 दूने 30, 30 दूने 60, दूने 120, दूने 240। अब वो संख्या तो हमें प्राप्त हो गई कि जिसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 16 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और 24 का भी जाएगा। लेकिन वह संख्या हमें ज्ञात करनी है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 3 शेष कब बचेगा? जब इसमें 3 जोड़ देंगे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 243। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना इसका संपूर्ण हल किया। 1 से 15 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।